नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 411। अ नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट विद अंडर एक्टिव थायराइड ग्लैंड। इसका थायराइड ग्लैंड अंडर एक्टिव है। विच रिस्पॉन्स शुड द नर्स एग्जिबिट द क्लाइंट एज अ रिजल्ट ऑफ डिक्रीज लेवल ऑफ T3 एंड T4। डिक्रीज लेवल ऑफ T3 और T4 हार्मोन की वजह से उस व्यक्ति में क्या देखने को मिलेगा। तो ये पूछ रहा है किसी व्यक्ति में अगर थायराइड जो हार्मोन है T3 और T4 अगर उसकी कमी होती है तो व्यक्ति में कौन कौन से लक्षण देखने को मिलेंगे। मेरी बात ध्यान से सुनिए बच्चों। सबसे पहला देखने को मिलेगा वेट गेन। याद रखना बच्चे, जिनमें थायराइड हार्मोन कम होता है, जैसे ही थायराइड हार्मोन कम होता है वैसे ही व्यक्ति के अंदर जो मेटाबॉलिक रेट होता है ना बच्चे, वो भी कम हो जाता है। और जब मेटाबॉलिक रेट कम हो जाता है तो एनर्जी भी जो मतलब एनर्जी खर्च होनी चाहिए वो होती नहीं है। एनर्जी एक्सपेंडिचर जब कम होता है तो उस वजह से व्यक्ति में वेट गेन देखने को मिलता है। वेट गेन तो एक तो याद रखना, जितना कम थायराइड ग्लैंड उतना ज़्यादा वेट गेन। इसीलिए तो आपने देखा होगा हाइपोथायरॉयडिज्म वाले लोगों में आपको क्या देखने को मिलेगा, वेट गेन देखने को मिलता है। और दूसरा, क्योंकि बच्चे थायराइड ग्लैंड कम है तो मेटाबॉलिक रेट बॉडी की कम है तो हीट प्रोडक्शन भी कम हो रही है। इसीलिए इस व्यक्ति को क्या हो जाता है, कोल्ड इंटॉलरेंस। ठीक है, क्योंकि थायराइड हार्मोन कम बन रहा है जिसकी वजह से हीट प्रोडक्शन कम हो रहा है और व्यक्ति को हो जाएगा कोल्ड इंटॉलरेंस। और वेट गेन का कारण क्या है, मेटाबॉलिज्म कम होगा, व्यक्ति का मेटाबॉलिक रेट या मेटाबॉलिज्म कम होगा क्योंकि थायराइड हार्मोन कम है, मेटाबॉलिक रेट कम है तो व्यक्ति में वेट गेन होगा। तो आंसर 3 और आंसर 4 इसके करेक्ट आंसर होंगे, कोल्ड इंटॉलरेंस एंड वेट गेन। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 412। ये क्या कह रहा है, व्हाट आर द साइन सिम्टम्स शुड अ नर्स एक्सपेक्ट व्हेन असेसिंग अ क्लाइंट विद हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म में कौन कौन से लक्षण देखने को मिलेंगे। तो एक तो देखिएगा बच्चे डायरिया। क्यों, क्योंकि थायराइड हार्मोन है वो कैसे हैं, ज़्यादा हो रखे हैं बॉडी में। जब थायराइड हार्मोन ज़्यादा होते हैं तो बॉडी का मेटाबॉलिक रेट भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। और जब मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा होता है तो पेरिस्टाल्टिक या पेरिस्टाल्सिस जो होता है मूवमेंट गट का, वो भी क्या हो जाता है, ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से व्यक्ति में डायरिया देखने को मिलता है। तो हाइपरथायरॉयडिज्म में डायरिया होगा। जबकि याद रखना हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या देखने को मिलता है, कॉन्स्टिपेशन। ये क्वेश्चन भी आता है, हाइपोथायरॉयडिज्म में कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलता है और हाइपरथायरॉयडिज्म में डायरिया देखने को मिलता है। और दूसरा वेट लॉस, हाइपो में क्या देखने को मिल रहा था, वेट गेन, और हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या देखने को मिलेगा, वेट लॉस, क्योंकि मेटाबॉलिक रेट जो है वो बढ़ रहा है जिसकी वजह से वेट लॉस देखने को मिलेगा। यहाँ पर हाइपो में क्या क्या हो रहा था बच्चे, क्योंकि थायराइड हार्मोन कम थे तो मेटाबॉलिक रेट भी कम हो रहा था तो वेट गेन देखने को मिल रहा था। इसी का उल्टा इसमें हो जाएगा हाइपरथायरॉयडिज्म में, थायराइड हार्मोन ज़्यादा है, मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा होगा, व्यक्ति में वेट लॉस देखने को मिलेगा। तो इसके 2 आंसर हो जाएंगे, एक तो इसका आंसर हो जाएगा डायरिया और एक हो जाएगा वेट लॉस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 413। अ नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट आफ्टर रेडियो एक्टिव आयोडीन। किसी व्यक्ति को रेडियो एक्टिव आयोडीन दिया जा रहा है ग्रेव डिजीज़ के लिए। ग्रेव डिजीज़ क्या होता है बच्चे, जब बहुत ज़्यादा थायराइड हार्मोन का सिक्रीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, हाइपर सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन, उसके बाद उसको क्या कहते हैं, ग्रेव डिजीज़। ठीक है, ग्रेव डिजीज़ के लिए हम उसको रेडियो एक्टिव आयोडीन दे रहे हैं। तो ये क्या कह रहा है, व्हाट इन्फॉर्मेशन शुड द क्लाइंट कंडीशन आफ्टर दिस थेरेपी शुड द नर्स कंसिडर व्हेन प्रोवाइडिंग केयर। ग्रेव डिजीज़ के लिए अगर रेडियो एक्टिव आयोडीन दे रहे हैं तो उसके बाद क्या व्यक्ति को करना चाहिए। तो हमें ये व्यक्ति को बताना है कि ये माइल्डली रेडियो एक्टिव होता है ना। और जैसे आप रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के लिए प्रिकॉशंस लेते हो ना, वही प्रिकॉशंस आपको यहाँ पर भी लेने हैं। जैसे किसी को रेडियो एक्टिव अगर इम्प्लांट है तो आप क्या क्या या फिर बाहर से किसी को रेडियो एक्टिविटी वो चल रही है, जैसे कि टेलीथेरेपी और ब्रैकीथेरेपी में होता है, तो आप क्या क्या प्रिकॉशन लेते हो, ट्वाइस टॉयलेट को फ्लश करते हो। टॉयलेट को 2 बार फ्लश करना होता है क्योंकि वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस यूरिन के साथ पास होता है, तो आपको टॉयलेट यूज़ करने के बाद उसको 2 बार फ्लश करना होता है। और किसी के साथ क्लोज कॉन्टैक्ट में नहीं जाना होता है। ठीक है, पेशेंट के साथ प्रोलॉन्ग्ड कॉन्टैक्ट में नहीं लेना होता है।
प्रोलॉन्ग्ड कॉन्टैक्ट में नहीं रहना होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये उस व्यक्ति में लागू होते हैं जिसको रेडियम इम्प्लांट है या रेडियो एक्टिविटी कोई सोर्स उसकी बॉडी के अंदर इम्प्लांट है। तो अगर रेडियो एक्टिव आयोडीन है, अगर ये किसी व्यक्ति को चल रहा है हाइपरथायरॉयडिज्म के लिए, तो उसको बोलेंगे कि एक माइल्ड रेडियो एक्टिव होता है, इसीलिए वो सारे प्रिकॉशंस लीजिए जो आप एक रेडियो एक्टिव जिसके अंदर इम्प्लांट है उस व्यक्ति के साथ लेते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा रेडियो एक्टिव आयोडीन हम यूज़ करते हैं इसमें, रेडियो एक्टिव आयोडीन 131, इस तरीके से ऐसे हम रेडियो एक्टिव आयोडीन यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 414। ये क्या बोल रहा है? अ क्लाइंट इज शेड्यूल्ड टू हैव थायराइडेक्टमी। एक व्यक्ति की थायराइडेक्टमी होने वाली है, थायराइड ग्लैंड को रिमूव करने वाले हैं। विच मेडिकेशन डज द नर्स एंटिसिपेट द हेल्थ केयर प्रोवाइडर विल प्रिस्क्राइब टू डिक्रीज द साइज एंड वस्कुलरिटी ऑफ थायराइड ग्लैंड। तो मान लीजिए ये थायराइड ग्लैंड है, जब भी ये थायराइड ग्लैंड किसी की रिमूव होने वाली होती है ना बच्चे, तो काफ़ी ज़्यादा वस्कुलर ग्लैंड होती है, काफ़ी ज़्यादा ब्लड सप्लाई होती है, इसीलिए थायराइडेक्टमी से पहले व्यक्ति को दिया जाता है आयोडीन। ठीक है, आयोडीन दिया जाता है। ये आयोडीन क्या करता है, जो ब्लड सप्लाई जा रही है थायराइड ग्लैंड को उसको कम कर देता है, उसको बहुत कम कर देता है, जिसकी वजह से थायराइडेक्टमी के बाद जो हेमरेज या ब्लीडिंग का खतरा है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। तो याद रखना, थायराइडेक्टमी से पहले हमेशा पेशेंट को क्या दिया जाता है, आयोडीन, इसीलिए पोटेशियम आयोडाइड इसका आंसर है। ठीक है, थायराइडेक्टमी से पहले ये कह रहा है कौन सी मेडिकेशन दी जाएगी जो क्या करेगा, वस्कुलैरिटी ऑफ थायराइड ग्लैंड को जो ब्लड सप्लाई हो रही है उसको कम कर देगा। आंसर जाएगा आयोडीन या फिर पोटेशियम आयोडाइड। इससे जो ब्लड सप्लाई जा रही है थायराइड ग्लैंड को वो कम हो जाएगी, और जब वो कम हो जाएगी तो उसके बाद ऑपरेशन के बाद हेमरेज का जो खतरा है, ब्लीडिंग का जो रिस्क है वो भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर जाएगा पोटेशियम आयोडाइड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 415। अ नर्स इज असेसिंग अ क्लाइंट पॉसिबल लैरेंजियल नर्व इंजरी। उसको क्या हुई है, लैरेंजियल नर्व इंजरी हुई है थायराइडेक्टमी के बाद। विच एक्शन शुड द नर्स इम्प्लीमेंट ऑन आर्ली बेसिस। नर्स को मरीज का हर एक घंटे में क्या करना है। बच्चे याद रखना, अगर आप उसको बार बार बोलोगे नहीं कि आपको थायराइडेक्टमी के बाद आपकी लैरेंजियल नर्व इंजरी हुई है, आप कोशिश करो कि व्यक्ति हर एक घंटे में आपसे बात करे। ठीक है, वरना हॉर्सनेस हो जाएगी उस व्यक्ति को। ठीक है, हॉर्सनेस डेवलप हो जाएगी, इसीलिए कोशिश करें कि हर घंटे व्यक्ति आपसे कुछ कुछ बोलते रहे ताकि हॉर्सनेस ना हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 416। A client with hyperthyroidism ask a nurse about the test that will be ordered when diagnostic test should the nurse include in discussion with the client। हाइपरथायरॉयडिज्म वाले मरीज के लिए कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं। आंसर जाता है TSH एंड T3। बच्चे TSH के साथ T3 का लेवल देखा जाता है अगर आपको हाइपरथायरॉयडिज्म का डायग्नोसिस बनाना है, तो ये बात याद रखिएगा। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 417। अ नर्स इज कैरिंग फॉर अ न्यूली एडमिटेड क्लाइंट विद डायग्नोसिस ऑफ ग्रेव डिजीज़। एक व्यक्ति को ग्रेव डिजीज़ है, यानी बहुत ज़्यादा थायराइड हार्मोन बढ़ा हुआ है। प्रिपेयरिंग टीचिंग प्लान, द नर्स एंटिसिपेट विच डाइट विल बी ऑर्डर्ड फॉर द क्लाइंट। क्लाइंट को कौन सी डाइट दी जाएगी जिसका बहुत ज़्यादा थायराइड हार्मोन बढ़ा हुआ है। तो बताओ बच्चे, जब थायराइड हार्मोन बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ रहेगा तो मेटाबॉलिक रेट भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा रहेगा, तो व्यक्ति में वेट लॉस हो सकता है। इसीलिए इस व्यक्ति को ऐसा खाना दो कि इसका वेट लॉस ना हो, इसलिए इस व्यक्ति को हाई कैलोरी डाइट दी जाती है, क्योंकि हम जानते हैं थायराइड हार्मोन काफ़ी ज़्यादा है, तो उस वजह से मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा है, तो वेट लॉस हो सकता है। तो हाई कैलोरी डाइट दो ताकि वेट लॉस ना हो, तो आंसर जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट